इलेक्ट्रिक कार्स का बोलबाला तो इंडियन कार इंडस्ट्री में काफी हो गया, लेकिन इस बीच का हाइब्रिड कार जो हैं वो खुद को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। अब शायद नहीं करेंगे, क्योंकि होंडा सिटी हाइब्रिड हमारे पास खड़ी है, हिंदुस्तानी कार मार्केट में बिल्कुल तैयार है एंट्री के लिए। इसके बारे में बताएंगे और इसके अलावा और भी खास कहानियां आज के एपिसोड में। नमस्ते टाइम्स ऑफ फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। शुरुआत करते हैं आज की कहानियों के साथ। टाइम्स ऑफ के आज के एपिसोड में बिल्कुल नई नवेली होंडा सिटी हाइब्रिड अवतार में फोक्सवैगन लेकर आई है अपनी नई वर्टिस। कैसी है चलाने में बताएंगे आज। और टाटा मोटर्स ने पेश की अपनी नई अविन्या कॉन्सेप्ट, नई इलेक्ट्रिक कार जो होगी 2025 में लॉन्च। टाइम्स में आज एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद दो सवालों के जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। इंडियन कार मार्केट में होंडा का भविष्य कैसा होगा, इंडियन कार मार्केट में हाइब्रिड कारों का भविष्य कैसा होगा, इसका जवाब देने के लिए आ गई है होंडा सिटी हाइब्रिड आज हमारे साथ। आखिर इसका हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम कैसे करते हैं। और आई नो बहुत सारे सवाल आपके जहन में, जिनमें से बहुत सारे आपने हमें भेजे भी हैं। तो हर स्टोरी की शुरुआत तो लुक्स, फीचर्स वगैरह के साथ करते हैं। ये तो जानी पहचानी कार है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी मुद्दे के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसका इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल मोटर दोनों मिलके कैसा काम करते हैं, गाड़ी को मजेदार बनाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू के बारे में होंडा सिटी हाइब्रिड के, जो इसकी पहचान है, जो इसकी यूएसपी है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है इसका पूरा हाइब्रिड सेटअप। इसमें लगा है एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर। पेट्रोल इंजन की क्षमता 1.5 लीटर की है, ताकत लगभग 97 bhp के आसपास, 127 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ताकतवर ये आपको उन आंकड़ों में लगे। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है उससे ताकत निकलती है लगभग 107 bhp के आसपास की, और 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है वो। और ये सब मिला के आप अगर देखें तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन में आपको लगे कि शायद 107, 97, 200 bhp से ऊपर की होगी, तो ऐसा नहीं है। टॉप जो इसकी या पीक पावर जो इसमें निकलता है वो 125 हॉर्स पावर के आसपास, 124 bhp के आसपास की ताकत निकलती आपको मिलेगी इसमें से। बहुत ही अलग अलग तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ जो इस कार का कंप्यूटर है, दिमाग है, उसमें एल्गोरिदम जो है वो इसे सेट करता है कि कौन सा इंजन कब काम करे, और इसी की बदौलत न सिर्फ 125 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत मिलती है, ये कार खुद ब खुद जो बैटरी है उसे चार्ज करती है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी 26.5 kmpl यानी 26.5 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है। जैसे अभी मैंने एक्सीलरेटर बिल्कुल छोड़ दिया है, गाड़ी स्लो हो रही है और यहाँ बैटरी जो है वो रिचार्ज हो रही है। अब मैंने हल्का सा एक्सीलरेट करना शुरू किया है, अब बैटरी से पावर जा रही है पहियों की तरफ। मैंने और थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, फिर पेट्रोल इंजन काम में आ गया, वो इंगेज हो गया, उससे ताकत पहियों में भी जा रही है और बैटरी रिचार्ज करने में भी जा रही है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दरअसल किस तरह के कॉम्बिनेशन में, किस तरह के दोस्ती में ये इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन काम कर रहा है। नतीजा ये है कि बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट ड्राइव मुझे मिल रहा है। और अब बात करते हैं इसकी डायनामिक्स और हैंडलिंग की। और वहाँ सिटी में जिस तरह के सस्पेंशन सेटअप की मुझे याद है जो लास्ट टाइम मैंने चलाया था, उससे थोड़ी सी स्टिफ, आपको ज़्यादा रिजिड की तरफ ट्यून होती हुई ये नज़र आती है। इसका वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। हैंडलिंग के मामले में तेज़ रफ्तार में भी पकड़ के साथ अच्छी सीधी जाती है, मोड़ पे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। बहुत ही स्पोर्ट्स कार की तरह बिहेव करे, ऑब्वियसली नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग लगे वो भी नहीं है, लेकिन जिस सेगमेंट की है उस हिसाब से चुस्त है, कॉन्फिडेंट ड्राइव आपको देती है। 5 आपको इसमें फीचर मिल रहे हैं जो
आप देखते हैं एडास में, तो एक जो फीचर है वो तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। उसका मतलब ये है कि जब आप एक क्रूज कंट्रोल आपको पता है, आप एक स्पीड पर सेट कर देते हैं और कार उसी स्पीड पर जाती रहती है और जब तक कि आप ब्रेक एंगेज नहीं करते हैं, वो स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या काम करता है? वो आने वाली ट्रैफिक या सामने जो गाड़ी है, उसके हिसाब से स्पीड को कम भी करता है एंड देन इट रिमेंबर्स कि आपने किस स्पीड के ऊपर जो क्रूज कंट्रोल सेट किया था और वो धीरे-धीरे उसी स्पीड पर वापस भी जाता है। एक जो फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी कार्स में वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए, वो है ऑटो हाई बीम, जो रोड कंडीशन के हिसाब से और सामने आने वाली ट्रैफिक के हिसाब से जो लाइट हेडलाइट्स है उसको लो या हाई बीम में करता है। और अगर ये सभी गाड़ी में हो जाए, आई गेस नाइट ड्राइविंग बहुत ही सेफ हो जाएगी लोगों के लिए। वहीं एडैस का एक और फंक्शन जो आपने हमारे पुराने रिव्यूज़ या ड्राइव्स में भी देखा होगा, उसके दो पहलू इसमें इस्तेमाल हुए हैं। एक तो लेन कीप असिस्ट है और एक रोड डिपार्चर मिटिगेशन। और उसमें काम बेसिकली ये है कि आपकी कार लेन्स के बीच में रहे। उसी का एक ब्रॉडर वर्जन हम देख सकते हैं, जो कि रोड से बाहर जब आप जा रहे हैं, तो फिर आपको वापस ये रोड के ऊपर रखने में मदद करता है। वहीं एक और फीचर जो स्पीड सेंसिटिव ऐसा नहीं है, वो आप स्टार्ट करेंगे और वो जो फीचर है वो हमेशा ऑन रहेगा, वो है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर आप सामने वाली कार को अगर आपने या सामने वाली गाड़ी या पेडेस्ट्रियन या साइकिल को आपने नोटिस नहीं किया, तो कार जो है अपनी तरफ से ब्रेकिंग आपको मुहैया कराएगी। और ये एडास का जो सारा खेल है, सारा काम है, वो डिपेंड करता है किस पर? इस फ्रंट कैमरे के ऊपर। तो ये थी कहानी सिटी हाइब्रिड एडास की। और अब बारी है हमारे वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ कहने में कोई मुझे मुश्किल नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है, कीमत के ऊपर ही बिंदु विश्राम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो एफिशिएंसी के फिगर्स हैं सिटी हाइब्रिड के, वो भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। जो छोटी-छोटी सस्ती लेकिन बहुत ही किफ़ायती गाड़ियाँ हैं, उसके बराबर की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट पहुँच गई। अपने सेगमेंट में तो बेस्ट है ही। इसके अलावा जगह है, काम के लगभग सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं। एडीएस की अगर हम बात करें तो इन सब के साथ पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक और सच्चाई वो है कि होंडा हिंदुस्तान में फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। वहाँ अगर कंपनी को अपने भविष्य को और मजबूत करना है, ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, बशर्ते कीमत इसकी सही रखी जाए। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज मेरी सवारी है फॉक्सवैगन की नई सेडान वर्टस। शुरुआत करते हैं इस फॉक्सवैगन की वर्टस के एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर लुक्स में क्या क्या ऑफर फॉक्सवैगन इसमें कर रही है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टिपिकल फॉक्सवैगन वाला डिजाइन इसकी ग्रिल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स हैं, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ दिए गए हैं और डीआरएल यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स में इधर दिया गया है। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर जो व्हील्स दिए गए हैं 16 इंच के हैं एंड ये जो व्हील्स हैं आई थिंक अगर 17 इंच के होते थोड़े और बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल इस गाड़ी को बनाते। पीछे की तरफ आए तो वो लाइन जो फ्रंट से आ रही थी वो पीछे की तरफ इसके रियर प्रोफाइल तक जाती हैं एंड टेल लाइट्स जो हैं वो भी इसमें एलईडी देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अगर कुछ शब्दों में कहूँ तो फॉक्सवैगन बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन नहीं गई है, लेकिन डिज़ाइन फिर भी देखने में इसका काफ़ी अच्छा और डिस्टिंक्ट ज़रूर लग रहा है। बात करते हैं अब इस फॉक्सवैगन की वर्टस के इंटीरियर को लेकर। सेंटर कंसोल की बात करें तो 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर इसके साथ यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा प्रीमियम टच देने के लिए यहाँ पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है एंड ये सिल्वर इंसर्ट्स इसके डैशबोर्ड में थ्रू आउट यहाँ पर दिए गए हैं। क्वालिटी में थोड़ी कमी महसूस होगी, वो है इसके हार्ड प्लास्टिक को देखकर, जो
हर जगह देखने को मिल रहा है, इसके डोर्स में, डैशबोर्ड में, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थोड़ा क्वालिटी को लेकर मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर Volkswagen ने किया है। एंड ये भी जो एसी के वेंट्स है यहाँ पर भी थोड़ा वो प्लास्टिक की फील आता है, प्रीमियम फील यहाँ ऊपर देख के आता है, लेकिन नीचे आए तो थोड़ा वो प्लास्टिक की वो क्वालिटी में कमी महसूस होगी। बटन्स ऑटो ऑन ऑफ के हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन है एंड वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। राइट साइड में ही दोनों बटन्स दिए गए हैं, 2 कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर आएँ स्टीयरिंग पर तो लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा। राइट साइड में आए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स राइट साइड में यहाँ पर दिए गए हैं एंड इसके व्यू को भी यहाँ से चेंज करा जा सकता है। 3 तरह के व्यू हैं, स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर व्यू है एंड ओवरऑल एवरेज एंड इसमें क्या प्ले हो रहा है वो भी सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फील है इस Volkswagen की वर्टस की फ्रंट रो की। चलते हैं पिछली कतार में, स्पेस कैसा है वहाँ पे एक बार देखते हैं। तो वर्टस की पिछली कतार में बैठा हूँ, क्या मामला है यहाँ पे बात करते हैं। सीट्स कंफर्टेबल लग रही हैं, थाई सपोर्ट अच्छा है, लेग रूम अच्छा खासा है, लेग थोड़ा स्ट्रेच करके बैठना पड़ेगा तब थाई सपोर्ट बेटर होगा, अदरवाइज हेडरूम भी ठीक ठाक मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी है। इसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट है, 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर बीच में, रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, USB-C 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। Volkswagen की इस वर्टस के इंजन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1 लीटर TSI इंजन जो है वो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है और 113 bhp की पावर जनरेट करता है और पीक टॉर्क इससे मिलता है 178 न्यूटन मीटर्स का। वर्टस के 1.5 लीटर TSI इंजन की बात करें तो वो सिर्फ 7 स्पीड DSG के साथ ही अवेलेबल होगा। पावर इससे जनरेट होता है 148 bhp और टॉर्क मिलता है 250 न्यूटन मीटर्स का। तो दोनों ही 1 लीटर TSI 1.5 TSI को चलाने का मुझे मौका मिला। ज़्यादा देर मैंने 1 लीटर इंजन को टेस्ट किया, 1.5 को भी थोड़ी देर चलाने का मुझे मौका मिला। तो पहले बात 1 लीटर TSI इंजन की परफॉर्मेंस करती है। तो शुरुआत में पिकअप आपको इंस्टेंटेनियसली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है, पावर डिलीवरी है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लीनियर है। तो ये 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहे सिटी या हाईवे की बात हो, वहां पर बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अब आते हैं सस्पेंशन और कंफर्ट वाले फैक्टर पर, किस तरह कंफर्ट वर्टस में देखने को मिलता है। तो कंफर्ट के मामले में भी ये गाड़ी मुझे सॉर्टेड लग रही है। इसको मैंने सिटी और हाईवे में तकरीबन 4 से 5 घंटे के आसपास चलाया। तो कुछ जगह खराब रास्ते भी थे, सडन स्पीड ब्रेकर्स भी आए और हाईवे पर भी काफ़ी देर क्रूज करने को मिला। तो कंफर्ट को लेकर कोई भी दिक्कत इस Volkswagen की वर्टस में मुझे महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन परफेक्टली काम करता है और सीट भी अच्छा होल्ड देती हैं। जब शार्प टर्न सिटी में कभी ले रहे होते हैं तो वहां पर भी सीट्स का होल्ड और कंफर्ट अच्छा इस वर्टस में देखने को मिलता है। ब्रेकिंग को लेकर थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है, जिस तरह का परफॉर्मेंस इस इंजन से देखने को मिल रहा है या फिर 1.5 में भी जो परफॉर्मेंस मिलता है, तो ब्रेकिंग मुझे लगता है एटलीस्ट 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन टॉप वेरिएंट में Volkswagen को इस वर्टस में देना चाहिए था। ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है स्टीयरिंग। अब एक पॉइंट जिसको लेकर मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस 1.5 TSI इंजन को लेकर, वो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। शुरुआत से ही ये अच्छी टॉर्क डिलीवरी देता है ये इंजन और पावर डिलीवरी भी इसका थ्रू आउट अच्छा देखने को मिलता है। 7 स्पीड DSG के बारे में बात करूं तो वहां पर उसका रिस्पांस भी अच्छा है, गियर्स में कोई लैग महसूस नहीं होता, क्विक शिफ्टिंग है, स्पोर्ट मोड भी इसमें दिया गया है। तो वहां पर स्पोर्ट मोड में जब मैं शिफ्ट कर रहा था एंड पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल जब कर रहा था तो वहां पर परफॉर्मेंस भी थोड़ा बेटर होता हुआ जरूर दिखाई दिया था। तो कुछ जगहों पर मुझे लगता है जहां पर वर्टस में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करी जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो मुझे लगता है ये Volkswagen की वर्टस एक काफ़ी अच्छा पैकेज है सिडान सेगमेंट में। तो अगर आप सिडान लवर हैं, अच्छे फीचर्स गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हैं, एक डिसेंट डिज़ाइन उस गाड़ी में आप देखना चाहते हैं और परफॉर्मेंस को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो Volkswagen की ये वर्टस मुझे लगता है एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है।
अविन्या एक ऐसा नाम जो संस्कृत से लिया गया है, उसके सेंटर में IN है यानी इंडिया है, उसका मतलब है इनोवेशन। और टाटा मोटर्स ने जब इसे पेश किया है अपनी अगले जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म के तौर पर, तो एक बड़ा मैसेज हमें ज़रूर नज़र आता है। उसके पीछे क्या सोच है, भविष्य क्या है और कंपनी इसके बारे में क्या क्या प्लान लेके आ रही है, इसके बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं खुद MD टाटा मोटर्स पैसेंजर कार्स शैलेश चंदा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, हमसे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। पहला सवाल, जैसा इंट्रो में ही मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और क्या है अविन्या के लाने को लेकर? अगर अविन्या, जैसे आपने बोला, अविन्या मतलब संस्कृत में बोलते हैं इनोवेशन को, और हमारी सोच अविन्या को लाने की ये थी कि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट हो विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इंडिया से बनी हो। जो हमारे व्यूवर्स सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑब्वियसली कि पहला प्रोडक्ट कब तक आएगा और किस, क्योंकि आपने ये बोला कि ये प्लेटफॉर्म या एक बुनियाद होगी जिसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला प्रोडक्ट कब और कौन सा हो सकता है? पहला प्रोडक्ट 2025 में लाने का हमारा टारगेट है, और जो प्रोडक्ट आपने यहाँ देखा पहला प्रोडक्ट वही होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोच कर चल रहे हैं। और एक और सवाल, जो जब हमने इसे सोशल मीडिया पर डाला इस खबर को, तो पहला जो रिएक्शंस ये भी आ रहे थे कि अभी आपने कर्व पेश की जो Gen 2 थी, अब ये Gen 3 आपने अविन्या पेश किया, तो ये बैक टू बैक आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी क्या फिलॉसफी है इसके पीछे? देखिए, हम अपने ग्राहकों को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम लोग पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इवोल्यूशन को किस तरीके से देख रहे हैं, और हमारा प्लान जो है एक जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 टू जनरेशन 3 में किस तरह की प्रोडक्ट आएंगी। जैसे आज के दिन में अगर जनरेशन 1 में देखें तो हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, नेक्सॉन EV और टिगोर EV। जनरेशन 2 का पहला कॉन्सेप्ट हमने कर्व दिखाया, और जनरेशन 3 का हमने पहला प्रोडक्ट देखा। ये 4 प्रोडक्ट हुई, लेकिन हमने 10 प्रोडक्ट कमिट किया है इसके बीच। तो इसका मतलब ये है कि Gen 1 Gen 2 के बीच में भी प्रोडक्ट आएंगे इस दौरान, और Gen 2 Gen 3 के बीच में भी प्रोडक्ट्स आएंगे इस दौरान। अभी हाल फिलहाल हमने देखा था कि ग्रोथ तो हुआ है EV के इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके छोटे छोटे जो, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल या नेटवर्क लेवल या मेंटेनेंस लेवल समस्याएं जो हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को डे टू डे बेसिस के ऊपर परेशान कर रही हैं। आने वाले 3 से 4 साल में आप उसे किस तरह से बदलता हुआ देखते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आपने, एक तो रॉ मटेरियल की भी बात थी और दूसरा इकोसिस्टम की बात थी। हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग? हाँ, तो चार्जिंग इंफ्रा में जैसा मैंने बोला कि अभी तक फोकस जो चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर्स की थी, उनका फोकस रहा था कि सिटीज़, कुछ सिटीज़ सेलेक्ट करके उसमें चार्जिंग इंफ्रा डालें। बट हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअली सिटी में तो कोई कस्टमर जो है वो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा बहुत ही कम यूज़ कर रहा है, यूटिलाइजेशंस कम है, क्योंकि लोग होम चार्जिंग से खुश हैं, क्योंकि 97% लोग होम चार्जिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने फिर फोकस किया हाईवेज़ पर, क्योंकि हाईवेज़ पर आपको सही में ज़रूरत है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बहुत बार अगर एक कार गई और वो चार्ज नहीं हो पाती है, जैसे इस तरह की इश्यूज़ आ रही हैं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी की इशू होती है, इंटरऑपरेबिलिटी की इशू होती है। तो उस चीज़ को हम लोग चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि जहाँ भी ये प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ, उस चार्जर को फिर से हम लोग वैलिडेट करते हैं, और जो इंटरऑपरेबिलिटी लानी है, जो हमें चेंजेस करना है, उनको चेंजेस करना है, वो करके, तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। बट अभी हम लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोग ने जो चार्जर को टेस्ट किया है, वो चार्जिंग इंफ्रा मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी को यूज़ करें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके, अब आखिरी सवाल आइस इंजन से जुड़े हुए कि जो चिप शॉर्टेज की स्थिति अभी कैसी लग रही है? पिछले कुछ महीनों में अप डाउन चल रहा था और एक्सपेक्टेशन बदल रहे थे, अभी फ़िलहाल क्या स्थिति लग रही है? तो देखिए, Q2 Q3 के बनस्पत जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की हैं, जब इंडस्ट्री जो है सप्लाई के कारण ज़्यादा सफ़र की थी सेमीकंडक्टर की, Q4 में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा। मैं बोलूँगा, ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरे डिमांड को मीट करने लायक सप्लाई थी, बट 900,000 जो है एक नॉर्मल इंडस्ट्री का वॉल्यूम लेवल है, जो कि अचीव हुआ Q4 में। इस क्वार्टर में हम लोगों को प्रेशर दिख रहा है बिकॉज ऑफ जो सिचुएशन चाइना में आप देख रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो बाकी देश में, और इससे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अभी जो विजिबिलिटी होती थी कुछ ज़्यादा हफ्तों की, वो कम हफ्तों की विजिबिलिटी दिख रही है।
ठीक है, तो अनसर्टेनिटी अगर मैं बोलूँ Q4 से ज़्यादा दिख रही है। लेकिन वेटिंग पीरियड कम हुआ है गाड़ियों के ऊपर। वेटिंग पीरियड बिल्कुल कम नहीं हुआ है क्योंकि डिमांड जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जबकि सप्लाई में मोरलेस सिचुएशन Q4 के जितनी ही होने की उम्मीद है। अगर उससे हो सकता है कम भी हो, अगर सेमीकंडक्टर का सिचुएशन या चाइना में जो हो रहा है या ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर सप्लाई सिचुएशन अगर इम्प्रूव नहीं होता तो स्ट्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, आपने वक्त दिया और बेस्ट ऑफ लक इस नए प्रोडक्ट के लिए। उम्मीद है बहुत जल्द हम इसे चला पाएंगे। टाइम शो के आज के एपिसोड में इतना ही।